गुड मॉर्निंग क्लास 10th। माई सेल्फ डॉक्टर रेनू। वेलकम टू माई क्लास। तो बच्चों आज हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? बच्चों आज हम लोग पढ़ रहे हैं इकोनॉमिक्स चैप्टर 3 मनी एंड क्रेडिट। मनी एंड क्रेडिट अब हम लोग इस चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। तो पहला टॉपिक है मेरे बच्चों मेरा मनी एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। अब इसको जानने से पहले हम ये तो जान लें बच्चों की मनी होती क्या है। हम लोग अपने डेली लाइफ में देखते हैं कि हम लोग को कोई बहुत सारी चीजें खरीदनी रहती है डेली यूज की। कभी बुक्स खरीदना रहता है, कभी पेंसिल, कभी स्वेटर्स, कभी हमारे घर के फूड आइटम्स, ये सब कमोडिटीज, ये सारी चीजें खरीदी होती है। तो इसके लिए हम किसका यूज करते हैं? मनी का यूज करते हैं। तो मनी ही है जो हमारे जीवन में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो अब इस चैप्टर में बच्चों हम लोग मनी से रिलेटेड सारे टर्म्स को पढ़ेंगे और समझेंगे। ये वीडियो के बाद, इस वीडियो के बाद आपको क्लियर हो जाएगा उससे रिलेटेड सारे टॉपिक्स के बारे में। तो यहाँ पर बच्चों हम लोग ये देखते हैं कि हमारी डेली लाइफ में पैसा एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। हमें जो कुछ भी खरीदना होता है वो हम पैसे से खरीद लेते हैं। और इस प्रकार पैसे ने या मनी ने कितना इजी कर दिया है, मनी ने कितना इजी कर दिया है। अब हम एक दूसरे डायमेंशन से देखें, दूसरे डायमेंशन से ये देखें कि इंपॉर्टेंस ऑफ मनी इन एवरीडे लाइफ। व्हाई ओनली मनी? पैसे का ही क्यों यूज किया जाता है? सेकंड क्वेश्चन है व्हाट वाज द सिचुएशन बिफोर द इन्वेंशन ऑफ मनी। ये दो क्वेश्चन हमारे सामने आते हैं जब हम मनी के चैप्टर को पढ़ते हैं कि क्यों, आखिर जब मनी नहीं थी या पैसा नहीं था तो उसके पहले क्या सिचुएशन थी। तो हमने देखा कि मनी ने एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। और तो यहाँ पर एक क्वेश्चन हम दूसरे डायमेंशन से देखें कि अगर पैसा ना होता तो क्या होता, अगर पैसा ना होता तो क्या होता। तो और तब ट्रांजैक्शन ही ना होता। और हम ट्रांजैक्शन के लिए हमने मनी को ही क्यों चुना? मनी को ही क्यों चुना? हम किसी और चीज को भी चुन सकते थे। सपोज कीजिए कि अगर हमको कुछ बेचना है तो हम मार्कर को भी मनी की बजाय मार्कर को रख सकते थे, या हम किसी बुक को रख सकते थे। हम बुक को खरीदते, बुक को बेचते, और अगर हमें कुछ भी सेल या बाय करना होता तो हम उस बुक के थ्रू ही सेल या बाय करते। तो इस तरह से हम मनी की बजाय हमने मनी को ही क्यों रखा एक्सचेंज के मीडियम के रूप में। तो यहाँ पर ये पहला क्वेश्चन होता है कि ये मनी को ही मीडियम, एक्सचेंज मीडियम के रूप में क्यों रखा। तो बच्चों हर कंट्री की अपनी अपनी एक करेंसी होती है, हर कंट्री की एक करेंसी, हर कंट्री की एक मुद्रा होती है। तो इस दूसरा क्वेश्चन ये था कि जब मनी नहीं थी तब क्या था। इट मीन्स कि जब करेंसी का इन्वेंशन या मनी का इन्वेंशन नहीं हुआ था तो तब क्या सिचुएशन थी। चूंकि मनी को इन्वेंट हुए 1000 साल हुए हैं, उसके पहले क्या सिचुएशन थी। और तो हम लोगों ने इस तरह से इसका आंसर दिया कि पहला क्वेश्चन का आंसर हम लोगों ने तो दे दिया कि मनी की हमारी एवरीडे में लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंस है, इसलिए हम लोगों ने मनी को लिया। अब दूसरा क्वेश्चन है कि मनी से पहले क्या सिचुएशन थी। तो इसको हम 3 एग्जाम्पल के थ्रू समझ सकते हैं। यहाँ पर एक ये एग्जाम्पल है, एक है शूज मेकर का जो कि शूज को बनाता है, दूसरा है वीट प्रोड्यूसर का जो कि वीट को प्रोड्यूस करता है, तीसरा है पॉट्स मेकर का जो कि पॉट को बनाता है। अब ये तीनों हैं, अब ये तीनों के पास अगर मनी ना होती तो ये कैसे एक्सचेंज करते। तो इसके लिए ये हो सकता था कि जो शूज मेकर है अपने शूज को लेकर के वीट प्रोड्यूसर के पास जाता और उसके बदले में वो वीट लेता, या ये भी हो सकता है वीट प्रोड्यूसर पॉट मेकर के पास जाता और वीट को देकर के पॉट को लेता। और ये भी एक सिचुएशन हो सकती थी कि शूज मेकर को दोनों को लेने की इच्छा बनती। तो यहाँ पर एक नया टर्म क्रिएट होता है बेटा, डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स। डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स मतलब आवश्यकताओं का दोहरा संयोग, आवश्यकताओं का दोहरा संयोग। तो अब हम यहाँ देखते हैं कि वो ये शू मेकर है वो शू के बदले में वीट ले लेता। और इस तरह से हम देखते हैं कि मनी की एक स्टोर्ड वैल्यू होती है। जब हम 50 रुपीज के नोट देखते हैं या 200 के नोट्स देखते हैं
और 1000 के नोट देखते हैं, उनके ऊपर जो लिखा रहता है 50, 200, 1000, तो और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के जो साइन बना रहता है बेटा, इट मीन्स कि उसकी स्टोर्ड वैल्यू है। हम इस स्टोर्ड वैल्यू के अगेंस्ट जाकर के कुछ भी सेल और बाय कर सकते हैं। बच्चों यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, आपको फैक्ट है कि जो आपको समझा दें कि जो आप सिक्के देखते हैं 1 से लेके 10 रुपीज को, इसको कौन इशू करता है? इसको हमारी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, इंडियन गवर्नमेंट की का जो वित्त विभाग है उसको इशू करता है। लेकिन जो नोट्स होते हैं, जो पेपर करेंसी होती है, उसको रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इशू करती है और किसी को भी ये ऑथराइज नहीं है कि वो करेंसी को इशू करे रिजर्व बैंक के अलावा। तो अभी हम लोगों ने देखा कि 50, 200, 1000 के नोट पर जो लिखा होता है उसकी स्टोर्ड वैल्यू होती है, उसके अगेंस्ट जाकर के हम कुछ भी सेल या बाय कर सकते हैं। अगर मनी ना होती तो सू बेचने वाला वीट प्रोड्यूसर के पास जाता और उसके वीट के बदले में क्या लेता, वीट के बदले में शूज उसको देना पड़ता। और तो हम देखते हैं कि इंडियन सिचुएशन में इंडियन रुपीस के पहले क्या होता था। इंडियन रुपीस के पहले बहुत सारे जो किंग्स हुए हैं, जो मुगल डायनेस्टी थी उसके पहले और भी बहुत सारे राजा हुए, उनकी अपनी मुद्राएं चलती थी, सिल्वर कॉइन, गोल्ड कॉइन्स, ये सब उन्होंने चलाया। और यहाँ तक कि आपको यहाँ पर एक जिक्र कर दे कि एक तुगलक डायनेस्टी थी, उसमें मोहम्मद तुगलक था, उसने भी तांबे के सिक्कों को चलाया, सोने और चांदी के तांबे के सिक्कों को चलाया। तो वो इतनी ज्यादा संख्या में जब उसने तांबे के सिक्कों को चलाया तो जो उसकी जनता थी उसने भी तांबे के सिक्कों को बनाना शुरू कर दिया। तो इतनी ज्यादा संख्या में वो सिक्के हो गए कि पूरे उसको एडमिनिस्टर करने में, राज्य को चलाने में दिक्कत होने लगी। तो महमूद तुगलक को ऑर्डर देना पड़ा कि जो उसकी जनता है वो तांबे के सिक्कों को वापस करके सोने और चांदी के सिक्कों को ले जाए। तो इसका बैड इफेक्ट उसको झेलना पड़ा, उसका खजाना खाली हो गया। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि हम जो भी करेंसी चला रहे हैं या कुछ भी करेंसी किसी गवर्नमेंट के द्वारा चलाई जा रही है, कहीं उसका मिसयूज तो नहीं हो रहा है। तो इंडियन रुपीस से पहले बहुत सारे राजाओं के सिक्के हुआ करते थे और सिक्के से उसके बाद ब्रिटिश गवर्नमेंट आई और ब्रिटिश गवर्नमेंट के बाद फिर इंडियन रुपीस का इन्वेंशन हुआ। इंडियन रुपीस के इन्वेंशन होने से पहले भी क्या सिस्टम था? उसके पहले बार्टर सिस्टम चलता था बच्चों। बार्टर सिस्टम अ सिस्टम वेयर गुड्स आर डायरेक्टली एक्सचेंज विदाउट द एक्सचेंज ऑफ मनी। ऐसा सिस्टम जिसमें कि हम गुड्स को डायरेक्टली एक्सचेंज करते थे। डायरेक्टली एक्सचेंज मतलब कि सीधे हम वस्तुओं के बदले में वस्तु लेते थे, सामान के बदले में सामान लेते थे, सब्जी के बदले में गेहूं, गेहूं के बदले में घी, घी के बदले में चावल। इस तरीके से वस्तुओं का आदान प्रदान होता था क्योंकि हमारे पास कोई करेंसी नहीं थी, कोई मनी नहीं थी। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स। तो अब जब बार्टर सिस्टम आया तो बार्टर सिस्टम में लोगों को लगा कि वस्तुओं को दे करके एक दूसरे सामान को लेना ये तो बहुत सिंपल है, लेकिन ये सिंपल नहीं है बेटा। जब एक सामान को लेकर के उसके बदले में दूसरे सामान को देना होता था तो बहुत प्रॉब्लम होती थी। तो यहाँ पर बार्टर सिस्टम की सबसे मेन पॉइंट ये कि डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स। इट मीन्स की आवश्यकताओं का दोहरा सहयोग। इट मीन्स कि जो दोनों पार्टीज हैं उनको उस डील को करने के लिए एग्री होना चाहिए उनको, नहीं तो जो हमारी डील है वो क्या हो जाएगी, अनसक्सेसफुल हो जाएगी। सपोज कीजिए कि शूज बेचने वाले को वीट चाहिए, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि वीट प्रोड्यूस करने वाले को शूज चाहिए। तो जब तक दोनों सहमत नहीं होंगे तो डील नहीं होगी। तो इसलिए इसको बोला जाता है डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स। तो यहाँ पर हमने देखा कि इस बार्टर सिस्टम की बहुत सारी लिमिटेशंस थी। अगर शूज लेने को वीट लेना है तो वो सपोज कीजिए कि उसको 1 kg वीट मिलता है, तो वो 1 kg वीट ना लेना चाहे और ½ kg वीट लेना चाहे तो वो अपने केवल 1 शूज को लेके जाएगा, ना कि 1 पेयर। तो 1 शूज को लेकर जाएगा तो उसको ½ kg वीट मिलेगा। तो फिर वो अपने जो बाकी बचे हुए 1 शूज का क्या करेगा? तो इस तरीके से बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती थी इस बार्टर सू में। तो वो लिमिटेशंस थी, लैक ऑफ मेजरमेंट।
मेजरमेंट की कमी थी, कैसे किसी भी चीज का मेजरमेंट किया जाए, ये इसमें कमी पाई जाती थी। सेकंड था लैक ऑफ स्टोरेज। स्टोरेज मीन्स कि सामानों को रखने की जगह नहीं होती थी। लोग प्रोड्यूस तो करते थे, बनाने थे, लेकिन उनको स्टोरेज करने का कोई सिस्टम नहीं था। इस तरह से बार्टर सिस्टम की बहुत लिमिटेशंस थी, जिसके बदले में मनी निकल कर आया और डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स को खत्म कर दिया गया। तो इस तरीके से दोनों क्वेश्चन सॉल्व हो गए। अब मनी आ गई, मनी या करेंसी आ गई। मनी बहुत कन्वीनियंट थी, लोगों को बहुत उसने सुविधा प्रदान की। मनी के बदले में हम कुछ भी सामान को एक्सचेंज कर सकते थे। अब चूंकि हमारे पास मनी है तो हम चाहे तो हम शूज को भी ले सकते हैं, पॉट्स को भी ले सकते हैं। अब वीट बनाने वाला शूज भी ले सकता है, पॉट्स को भी ले सकता है। उनको इन सामान को खरीदने के लिए अब प्रॉब्लम नहीं होगी। अब हमारे पास पैसे हैं, क्योंकि हमारे पास करेंसी है, मनी है, इसलिए हम देखेंगे कि अब सामान खरीदने और लेने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई। अब मनी ने इसको बहुत इजी कर दिया। तो इसलिए हम लोगों ने मनी को ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज के रूप में, मीडियम ऑफ एक्सचेंज के रूप में अडॉप्ट किया और इस तरीके से एक इकोनॉमी या अर्थव्यवस्था आगे की ओर गतिशील होती रही। तो इस तरह से हम देखेंगे कि बच्चों, मैंने आपको समझाया कि मनी क्या होती है, उसको मीडियम ऑफ एक्सचेंज के रूप में क्यों यूज किया जाता है, इंपॉर्टेंस ऑफ मनी इन एवरीडे लाइफ, मनी को ही क्यों अडॉप्ट किया गया, डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स क्या है और बार्टर सिस्टम क्या है, और मनी को कैसे मीडियम ऑफ एक्सचेंज के रूप में माना गया। तो आई होप बच्चों आपको यहां तक क्लियर होगा। मैंने आपको बहुत सारी चीजें बताई। तो बच्चों, अगर आपको मेरे पढ़ाने का ढंग पसंद आता है तो मेरे कमेंट बॉक्स में जाकर के लाइक और सब्सक्राइब जरूर से करिएगा। मैं आपका वेट करूंगी। तो बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। थैंक यू।